हेलो। सेट थ्योरी एंड रिलेशन कंटिन्यू करते हैं और ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है जेई मेन में वो इसी में से आता है। ये जेई एडवांस में नहीं है, जेई एडवांस में फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा फंक्शन, तो वहाँ से जेई एडवांस स्टार्ट होता है। लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन ये जेई मेन में है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एंड तुम प्रीवियस ईयर जेई मेन के क्वेश्चंस अगर देखोगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड होता है सिमेट्रिक रिलेशंस। देखो कौन रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अगर ये कंडीशन मीट करेंगे तो कंडीशन मीट करेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, कंडीशन मीट करेगा तो सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव रिलेशन, तो अब अपने को ये समझना है कि कंडीशन क्या है, कंडीशंस क्या है। नेक्स्ट, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा कि देखो तुम्हें क्या होगा, एक ए दे रखा होगा, सेट ए, बी दे रखा होगा, फिर ए क्रॉस बी बन गया होगा ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन करके, फिर एक रिलेशन बनाया होगा जो कि इसका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, कोई तो कुछ एलिमेंट्स ही होंगे, बस उसका टाइप बताना है। तो उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनको देखकर ही टाइप बताना है। तो देखो, तो अब एक तरीका होता है लिखने का कि मान लो जैसे ए रिलेशन के कलेक्शन का ऑर्डर पेयर क्या बनते हैं, ऑर्डर पेयर का कलेक्शन क्या बनता है, ए कॉमा बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, इसी ऑर्डर पेयर को। मतलब मुझे ये बताना है कि रिलेशन के एलिमेंट कौन होते हैं, ए कॉमा बी। तो ये होता है कि ये दिस ऑर्डर पेयर इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन। पर इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो यानी ए कॉमा बी अगर रिलेशन का एलिमेंट है तो ए रिलेटेड टू बी, तो ये दोनों तरफ से बोल सकते हैं, ऐसा एक ही चीज़ है। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि अगर ए रिलेटेड टू ए है फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के हर एलिमेंट का अपने एलिमेंट के साथ में रिलेशन बन रहा है, मतलब सेट ए के हर एलिमेंट का अपने एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक क्या होगा कि अगर उस रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है, और अगर बी रिलेटेड टू ए हुआ, अगर बी कॉमा ए बी हुआ, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो अब तुम्हें बस सिंपल सा ऐसा देखना है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या है कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, मतलब ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर है, बी कॉमा सी का ऑर्डर पेयर है, तो ए कॉमा सी का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, तो ए कॉमा सी का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। नेक्स्ट, और अगर कोई रिलेशन ये तीनों है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। जो ये तीनों होता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा कि कौन है और कौन नहीं है। ओके, सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखो सेट ए है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव कब होता है कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यानी ए कॉमा ए होना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब ये मत सोचो कि कोई एक्स्ट्रा है, तो डजेंट मैटर, इंपॉर्टेंट अगर ये एक्स्ट्रा है भी ना तो डजेंट मैटर, इंपॉर्टेंट है कि 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं, और वो तीनों हैं, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, पहला वाला रिफ्लेक्सिव है, दूसरा वाला रिफ्लेक्सिव है। अब देखो R3 1 1 है, 2 2 है, पर 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये नॉट, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो देखो 1 2 है तो 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक है। 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 भी है।
1 2 का 2 1 है, 1 3 का 3 1 है, तो ये सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। अब देखो 1 3 का 3 1 है या 3 1 का 1 3 है, पर 2 3 का 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका ये मतलब। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव थोड़ा कंफ्यूजिंग जाता है बच्चों को, तो ट्रांजिटिव थोड़ा कंफ्यूजिंग जाता है, वो क्यों जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो ट्रांजिटिव का फंडा क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। मतलब अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो देखो 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, है ना। लेकिन अब बच्चे को एक और डाउट आता है कि सर 3 2 है पर 2 का किसी के साथ नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में अब ये बहुत टेक्निकल है और ये कवर होता है मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में, और इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें हर बुक में नहीं मिलेगा और इसका एक्सप्लेनेशन हर टीचर भी नहीं देता है। तो देखो, तो मैथमेटिकल लॉजिक में क्या है, ये है इफ़ और ये है देन। तो इफ़ देन की ट्रूथ वैल्यू से पूरे की ट्रूथ वैल्यू पता चलती है। तो ट्रांजिटिव का फंडा क्या है कि अगर द होल स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज ट्रांजिटिव, इफ होल स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फॉल्स, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अब इफ P देन Q, और यहाँ पे P कौन है, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, और Q कौन है, A रिलेटेड टू C। तो अगर ये होल स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये होल स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रांजिटिव, और अगर फॉल्स है तो नॉट ट्रांजिटिव। अब आता है कि ये कैसे देखा जाता है कि होल स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो P और Q की इंडिविजुअल की ट्रूथ वैल्यू से पूरे की ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। तो इंडिविजुअल की ट्रूथ वैल्यू से पूरे की ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। तो अगर मान लो तो टी 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 एफ 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 टी एफ एफ, ये तुम्हें थोड़ा सा रट के लेना होगा। इसको लिखते हैं P इम्प्लाई Q। तो ये इफ P देन Q है ना, तो इसको लिखते हैं P इम्प्लाई Q, इम्प्लीकेशन। इफ P देन Q को P इम्प्लाई Q लिखते हैं, तो इसका मतलब है इम्प्लीकेशन। अब ये तुम्हें थोड़ा सा रट के लेना पड़ेगा। तो अगर P और Q दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, P ट्रू है Q फॉल्स है तो द होल स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम ये पूरे होल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू देख रहे हैं, जो ये डिसाइड करेगा कि वो ट्रांजिटिव है कि नॉट ट्रांजिटिव। और अगर P फॉल्स है तब भी P इम्प्लाई Q ट्रू है। अब ये मैथमेटिकल लॉजिक से अपने को फॉलो करना होगा। तो ये थोड़ा सा हजम नहीं होता, तो इसको बस ध्यान में रखो कि P इम्प्लाई Q, अगर P फॉल्स है तब भी ट्रू होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में आते हैं, तो देखो, तो 3,2 यानी ए बी है, पर बी सी 2 का किसी के साथ नहीं मिल रहा है, यानी 2 का किसी के साथ नहीं मिल रहा है, यानी फॉल्स हो गया P स्टेटमेंट। अब Q चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, P इम्प्लाई Q तो ट्रू ही होने वाला है, तो यानी ये ट्रांजिटिव है। तो ये ट्रांजिटिव है। अब दूसरे में देखते हैं, 2 3 का 3 2, तो 2 2 है क्या, है, लेकिन 3 3 है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब 3 में R3 में देखते हैं, तो 1 2 है, 2 का 3 है, तो क्या 1 3 है। फिर से एक और देखते हैं, 1 3 है, 3 2 है, तो क्या 1 2 है। फिर से देखते हैं, 2 3 है, 2 3 है, 3 2 है, तो क्या 2 2 है, नहीं है। तो देखो 2 3 है, 3 2 है, मतलब P ट्रू है, P ट्रू है, लेकिन 2 2 नहीं है। तो 2 2 नहीं है यानी फॉल्स है, तो द होल स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो होल स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक एग्जांपल और लेता हूं ऐसे ही जस्ट, कि A रिलेटेड टू B, A बिलोंग्स टू इंटीजर, B बिलोंग्स टू इंटीजर एंड A माइनस B इज ऑल्सो इंटीजर। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि A इंटीजर है, B भी इंटीजर है, और A रिलेटेड टू B सच दैट कि A माइनस B इंटीजर है। तो अपने को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सपोज तुमने एक लिया 2 और एक लिया 2, तो क्या ये रिलेशन में मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि 2 - 2 0 और 0 इज एन इंटीजर, तो ये रिलेशन में होगा। फिर 1 2 होगा क्या? तो देखते हैं, 1 - 2 इज -1 विच इज एन इंटीजर। जो जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्डर पेयर बनेंगे। जो ए और बी मिलकर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वो रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो 1 - 2 होगा। तो क्या 2/3, 1/3 होगा, या फिर 2/3, 5/3? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2/3 इज नॉट इंटीजर, ये तो ए ही नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं होगा। क्या 4, 5 होगा? हाँ होगा, क्योंकि 4 - 5 इज एन इंटीजर। तो बस अपने को पता करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो देखो, तो जो ए बी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं कि क्या ए रिलेटेड टू ए है, क्या ए - ए इंटीजर है, और ए - ए 0 है, 0 इज एन इंटीजर, तो वो है। तो यानी हर एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, कि ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ए - बी इंटीजर है, तो अगर ए - बी इंटीजर है तो बी - ए भी इंटीजर होगा। क्यों? अगर 2 इंटीजर है तो -2 भी इंटीजर होता है, तो इसका मतलब बी रिलेटेड टू ए बी होगा। तो अगर ए बी है तो बी ए बी है, तो वो सिमेट्रिक भी है। फिर आता है ट्रांजिटिव, कि ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ए - बी इंटीजर है, बी रिलेटेड टू सी है, मतलब बी - सी भी इंटीजर है, तो दोनों को ऐड कर दो तो ए - सी वो भी इंटीजर होगा, तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू सी भी होगा, तो ए रिलेटेड टू सी होगा तो ट्रांजिटिव होगा। और जो तीनों होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, जो तीनों होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक और एक्सटेंड करता हूं मैं, कि ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, और ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए - बी इज अ नेचुरल नंबर। तो अब चेक करना है इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखो, रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड टू ए चेक करते हैं, तो ए - ए इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए - बी नेचुरल नंबर है, तो बी - ए नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 2 अगर नेचुरल है तो -2 नेचुरल नहीं है, तो इसका मतलब बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, ये नॉट रिलेटेड का साइन है, तो वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव में देखते हैं, ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ए - बी नेचुरल है, बी रिलेटेड टू सी है, मतलब बी - सी भी नेचुरल है, और दोनों नेचुरल नंबर का एडिशन भी नेचुरल नंबर होता है, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू सी है, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, अब एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये नहीं है कि एंटी मतलब नॉट सिमेट्रिक, यानी नॉट सिमेट्रिक, नहीं नहीं, एंटी सिमेट्रिक एक अलग डेफिनेशन है। तो एंटी सिमेट्रिक क्या कहती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी एलिमेंट है और बी रिलेटेड टू ए बी एलिमेंट है, तो वो तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, तो वो तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। है ना? अभी नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में समझाता था मैं। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए बस, तो वो एंटी सिमेट्रिक है। अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, तो वो एंटी सिमेट्रिक है। पर सिमेट्रिक में क्या होता था कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। लेकिन एंटी सिमेट्रिक इज नॉट लाइक नॉट सिमेट्रिक, ऐसा नहीं है कि ये सिमेट्रिक का अपोजिट है, वो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों ही ना हो, ना सिमेट्रिक हो और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल है, तो वो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। तो R1 सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, तो देखो 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक है। 1 2 है 2 1 है, 2 3 है पर 3 2 नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक, सॉरी 2 3 है बट 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब एंटी सिमेट्रिक के लिए आता है, तो देखो 1 2 है 2 1 नहीं है, चलो अच्छी बात। 1 3 है 3 1 नहीं है, अच्छी बात, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। 1 2 है पर 2 1 नहीं है, 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो यानी अच्छी बात,
तो एंटी सिमेट्रिक। 1 2 है 2 1 है, मतलब जो नहीं होना चाहिए तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है 2 1 है तो ये गलत है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो तुम देख सकते हो एक एग्जांपल कि जहाँ पर वो सिमेट्रिक नहीं है और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। पर हाँ ये चीज़ क्लियर है कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये क्लियर है। पर ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों भी नहीं आ सकते, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये हो गया एंटी सिमेट्रिक।